सबसे पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का वो है आपका एम्पियर इनटू सेकंड क्या होता है, बताइए। सर कूलम। यस, वेरी डी। गुड। फॉर्मूला आपको याद ही है, Q इज इक्वल टू IT, है ना। तो यहाँ से एम्पियर इनटू सेकंड, तो ये हो गया कूलम। लो पहला ऑप्शन सेट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कौन बता पाएगा? सी आएगा। सी। बाय मीटर। एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाय एरिया, है ना। तो मतलब ये एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए ये भी सेकंड सॉल्व। थर्ड वन, द करंट थ्रू अ वायर varies with the time with the equation I is equal to I naught plus alpha t, where I naught is equal to 10 ampere constant है वो, and the alpha is 4 ampere per second. The charge that flows across the cross sectional area for first 10 second. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो देखना ध्यान से इसको। क्या कोई बता पाएगा कुछ क्या करेंगे इसमें? चार्ज के लिए पूछा है, आई नॉट कांस्टेंट है उसमें जो वैल्यू दे दी उसने, और अल्फा कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है। सर दूसरा टी अपन डाल देंगे 10। नहीं होगा इसमें, वेरिएबल है मतलब इंटीग्रेशन से प्रोसेस से होगा। आप देखो आई का फॉर्मूला, हाँ डेल्टा, अब आई इज इक्वल टू मतलब क्यू इज इक्वल टू आई टी लिखते थे ना, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूं, सो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। कैसे लिख सकता हूँ उसको? और मैं डी क्यू को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? आई डी टी। अब मुझे चार्ज लिखना है तो क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो चार्ज निकल जाएगा यहाँ से, खत्म होगा न्यूमेरिकल। अब बताओ आई की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन आई की वैल्यू है आपकी आई नॉट प्लस अल्फा टी, और पीछे क्या हो जाएगा? डी टी। क्या टाइम दिया है? फर्स्ट 10 सेकंड। कहाँ से चालू करूं? 0 से लेकर 10, है ना, इंटीग्रेट तो करना है ऐसे करके। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं यहाँ से। बताओ ये ऐसा हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ तो जल्दी से समझ में आ जाए, बाकी हमें डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ सीधा 2 स्टेप उड़ा के उसमें। 0 से लेकर 10 आई नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 10 अल्फा टी डी टी। बताओ कांस्टेंट है वो बाहर, आई नॉट बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 10 डी टी प्लस अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 10 टी डी टी। चलिए बताइए, आई नॉट एज इट इज, डी टी का क्या हो जाएगा? 0 से लेकर टी प्लस टी डी टी का बताओ? टी स्क्वायर बाई 2। 0 से 10। हाँ 0 से 10 0 से लेकर 10। हाँ तो लिख रहा हूँ ना अभी तो लिमिट। हाँ यस, अरे वो गलती से टी लिख दिया। 0 से 10 ओके। और अल्फा एज इट इज बताओ? आई नॉट एज इट इज यहाँ पर 10 माइनस 0, तो मतलब ये 10, आई नॉट की वैल्यू बाद में डाल देता हूँ, प्लस टी स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 एज इट इज, मतलब इसको ऐसे भी लिख दूं ना, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 और 10 का स्क्वायर माइनस 0, ऐसे हो जाएगा। तो चलो वैल्यू सीधी डाल देता हूँ। आई नॉट क्या है? 10, तो 10 इंटू 10 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है? 4, तो 4/2 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 4/2 मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 200 प्लस टोटल हो गया आपका 300 कूलम। क्या है आंसर में? यस, ऑप्शन नंबर बी। ये बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है ना, नीट का क्वेश्चन नहीं है, देख लो कुछ है नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से आप ये निकाल सकते हैं। दूसरे एक आपको मैं चीज बता देता हूँ एक्स्ट्रा, अगर आपके पास करंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ है, सुनना ध्यान से, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है और उसका अगर एरिया निकाले, है ना, तो वो चार्ज देता है आपको। सुन लेना ध्यान से, है ना। ये आप जब कब देखेंगे मैथ्स वाले, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा ये जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, तो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन करके एक चैप्टर आएगा मैथ्स में, तो उसमें आप ऐसा देखेंगे y इज इक्वल टू ऐसे करके समथिंग, y इज इक्वल टू आप ऐसा करते थे उसमें इंटीग्रेशन x समथिंग कुछ था उसमें, है ना। जब भी ऐसी कोई फंक्शन आए ऐसे, है ना, तो ये जो होता है आपका, अगर मान लो एरिया इंटीग्रेशन x dt समथिंग करके, ये वाला कुछ भी करके मतलब फंक्शन ऐसा कुछ बताया जाता है उसमें, तो ये जो x वर्सेस t का ग्राफ है, तो वो जो है वो आपको उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको y देगा। इसका मीनिंग ऐसा होता है ना। तो अगर इसको आप कंपेयर करें तो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन i dt ऐसे है, तो i वर्सेस t का ग्राफ जो आपको चार्ज देगा, है ना। ये आप ऐसे इंटीग्रेशन वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे मैथ्स वाले इसको।
तो ये भी एक ऐड कर लेना इसमें, ये काम की चीज है। उसके बाद नेक्स्ट बताइए क्या सॉल्व कर पाएंगे इसको। हाँ सर, I इज इक्वल टू QT, क्योंकि उसमें से उसकी इक्वेशन दी गई है। हाँ, तो चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट is given by Q is equal to 5t square plus 3t square. How much current will pass? बताइए। I is equal to, अभी इक्वेशन लिखा था ना हमने, dq by dt, कुछ करना तो है नहीं। I is equal to dq by dt। एक बार आपको करना है डिफरेंशिएशन और आपको रख देना है कौन सा टाइम, 5 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए। बताओ 5t स्क्वायर का क्या लिख दूं सीधा, 10t प्लस 3t का क्या हो जाएगा 3, और उसमें आप वैल्यू रख दीजिए 5। तो ये 5 प्लस 3, ये 50 प्लस 3, आंसर इज 53 एम्पियर है ना। उसी इक्वेशन को सॉल्व कर मतलब यूज करते हुए आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट जरा बताइए, बढ़िया क्वेश्चन डाले हुए हैं, देखने देते हैं। उसी इक्वेशन के ऊपर भेजे I इज इक्वल टू Q बाई टी के फॉर्म के ऊपर। देखिए यहाँ पर चार्ज दिया है आपको Q, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब सर्कल में घूम रहा है ऐसे, और सर्कल का जो डायमीटर है वो है आपका 80 सेंटीमीटर, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कौन से डायमीटर में घूम रहा है। तो आपको पूछा है करंट लिंक विद द सर्किट, है ना। करंट कितना होगा, चार्ज घूम रहा है तो चार्ज मोशन करेगा तो करंट जनरेट होगा, वो तो आपको पता है करंट हो रहा है मतलब, और वो जो उसकी करंट की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। तो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी टाइम। आपको क्या दिया है यहाँ पर, 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये है क्या, कौन बताएगा। फ्रीक्वेंसी है एंगुलर टाइम 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज अ फ्रीक्वेंसी, ये होता है 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये समझना ध्यान से, ये F दिया है आपको। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है। क्या उसको मैं 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकता हूँ, 11th में सीख चुके आप। टाइम पीरियड यस सर। मैं 2 पाई बाई ओमेगा लिख दूंगा, तो Q यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। अब ओमेगा है और मुझे F दिया है, क्या ओमेगा और F के बीच में रिलेशन पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F, ये रिलेशन सबको याद होना चाहिए। 2 पाई F की वैल्यू कितनी है 30, 30 टू 60, 65, 60 पाई ओमेगा। तो चार्ज कितना है यहाँ पर आपको दिया गया है, चार्ज है 2 इंटू 10⁻², ओमेगा जो है आपका 60 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसल, ये 2 से ये 30 और 30 टू 60, 60 इंटू 10⁻², मतलब बताओ कितना आंसर, ऑप्शन सी, 0.06। ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए उसके नीचे का ट्राई करो सॉल्व करना, 6 नंबर सर ट्राई करो। 20 आएगा, सिर्फ 20 डिफरेंशिएट ही करना है। हाँ, चार्ज दिया है ना, तो आपको क्या पूछा है, करंट dq बाई dt निकालो और t की वैल्यू डालो वहां पर 10 सेकेंड, ये तो आना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। सर हो गया सी। राइट, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ dq बाई dt करना, चलो कर देता हूँ, छोड़ो। I इज इक्वल टू dq बाई dt, डिफरेंशिएट करो इसको, b डैश कांस्टेंट है उसका 0 प्लस a डैश एज इट इज, फिर t स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2t, और t की वैल्यू डाल दो, कितनी है 10, तो 20, तो 20 a डैश, ये हो गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन है उसका लेवल बढ़ता जाएगा इसमें। चलो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नेट का क्वेश्चन है ना, ये हो जाना चाहिए।
ट्राई करो और बताओ। सर ऑप्शन है A/2B। ऑप्शन है, ओके लेट मी चेक। A/2B शायद सही है। नीट का क्वेश्चन है, ये पूछा गया, 4 मार्क देके जाएगा, तो मैं कुछ नहीं इसमें। सभी सभी में सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना है। हाँ मैक्सिमम करंट थ्रू द रेजिस्टर, ऐसा पूछा है उसने। अब मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू तो आपको पता है ना, इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करोगे देने का। तो आपका मैक्सिमम मिनिमा का कंपैरिजन हो जाता है। तो आपका डिफरेंशिएशन जो भी आए उसको इक्वल टू 0 करो और टी की वैल्यू निकाल दो। मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यही है, 11th में आता था जब स्लोप ऑफ द ग्राफ होता था ना, पढ़ाया जाता था। डिफरेंशिएशन से वो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन आप निकालते हैं, वो एक्चुअल में स्लोप है किसी भी ग्राफ का। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। Q दिया गया है आपको, Q इज इक्वल टू 80 माइनस BT स्क्वायर। करंट के लिए बात की गई है तो मुझे dq बाई dt करना चाहिए, तो उससे मुझे मिल जाएगा करंट। ये 80 का हो जाएगा A, BT स्क्वायर का B एज इट इज, T स्क्वायर का 2 हो जाएगा 2T, तो 2BT। और मैक्सिमम के लिए बात की है तो मुझे कंपैरिजन करना चाहिए 0 के साथ, सो A इज इक्वल टू 2BT। तो क्या पूछा है उसने, टाइम T का निकालना है, तो A डिवाइड बाई 2B आपका, है ना। तो विद द टाइम T, तो आपको टाइम T निकालना है ना, T टाइम कौन से टाइम के ऊपर, तो A डिवाइड बाई 2B। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन कौन करेगा, ओरली आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं। सर इसमें B या D में से एक लग रहा है, सिर्फ R का ही फर्क है, कैपिटल की स्मॉल। नहीं वो हमने क्लैरिफ, बी। ऑप्शन बी इज राइट, यस। मैंने क्लैरिफाई किया था, 2 इक्वेशन आपको बताए थे। देखो सेल इज इन यूज, डिस्चार्जिंग, याद करो 2 इक्वेशन थे, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, है ना, डिस्कस कर लेते हैं, E प्लस आई आर, है ना। जब भी आपका सेल यूज हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, और यह जहाँ बैटरी को चार्ज कर रहा है ना, तो ये चार्जिंग का इक्वेशन है ना, जब प्लस होगा, याद रखना, है ना। और जो कैपिटल V है करने के लिए उसको आई आर भी लिखते हैं, तो इसके फॉर्म में भी आप देख लेना उसको सॉल्व करके जरा, है ना। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये भी तो उसने यही सर अभी इक्वेशन का, B डी और भी D तो में यही क्या है। है, फर्क क्या है? हाँ तो दोनों में हाँ कोई चेंज है ही नहीं। हाँ तो ये ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये ऐसा डी वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी और डी दोनों सही है, एक्सटर्नल इसलिए रेजिस्टेंस तो अगर सर ये, बोला। हाँ, दोनों सही है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर नहीं कहा गया है तो ये डी गलत हो जाएगा, इसलिए अगर मान लो कि दोनों में से चूज करना है तो आप बी करेंगे। जनरली अगर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के लिए बताया गया है तो आप डी कर सकते हो उसमें, तो डी सही है आपका इक्वेशन। ई माइनस वी इज इक्वल टू, नहीं डी भी तो गलत है ना दोस्त, कैपिटल आर है वो, देखो हाँ वो कैपिटल आर है, हाँ सही है, गलत ही है। यहाँ पर देखो डी जो है वो ई, तो अगर तुम वी को सब्जेक्ट बनाओ सो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस कैपिटल आई आर हो जाएगा। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, आई और स्मॉल आर, इसकी वजह से। ओके आपका वॉइस स्टॉप थी इसमें, चलो ओके ठीक है। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, और उसमें
आपको बताना है सेकंड इसमें से कौन सा सही बी है। आंसर ए आंसर आएगा ए थर्ड वायर आएगा, थर्ड वायर 2A वाला। थर्ड आएगा, ओके चलो एक का आंसर सी है, एक का क्योंकि ए है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये सेकंड वायर है। फॉर्मूला देखो आर, यस सर सी आएगा। अरे ऑप्शन हाँ सी इज मिनिमम राइट, है सर मिनिमम। ऑप्शन सी इज राइट। देखो वैल्यू पुट कर लीजिए, है ना, पहला जो है तो वही रो एल बाई ए हो गया, ये मान लो R1 हो गया। फिर बात करते हैं R2 की, चलो तो रो एल के बदले में 2L लिखूंगा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रो एल बाई ए, मतलब A/2, ठीक है। यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा A/2, तो मतलब 4 हो जाएगा, 4 रो एल बाई ए, ऐसा हो गया। देखो उसके बाद R3 तीसरा, रो एल के बदले L/2, और एरिया जो है वो है तुम्हारा 2A, है ना। तो ये देखो रो एल डिवाइड बाई 4 है, तो सबसे कम देखो क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो सबसे लोएस्ट कौन सी है आपकी, R3 की वैल्यू। तो तीसरा वायर जो है उसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ओके चलो ये मुझे मैं बता देता हूँ आपको, है ना, थोड़ा ये किसी को ट्राई करना है तो बता दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ये तो आसान ही है। उसके वो मुझे लगा साइमन वाला है, वो आगे आएगा, एक क्वेश्चन डाला हुआ है, ये तो आप बता सकते हैं 10 नंबर का, कोई प्रॉब्लम। कंडक्टिविटी है, सर डी आंसर आता है। ऑप्शन डी यस। वो उल्टा क्या लिखा हुआ है, वो ओमेगा है ना ओमेगा का उल्टा, रेजिस्टिविटी मतलब उसको मोह कहते हैं। ओम का उल्टा होता है MHO, मोह, ठीक है। देखो यहाँ पर उसको जरा, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ कि रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। तो अगर आप रेजिस्टिविटी का इक्वेशन डाल दीजिए, R इज इक्वल टू रो एल बाई, दोनों डिस्कस कर लेते चलो। तो रेजिस्टिविटी के लिए मैं लिखूंगा रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई L, तो ये ओम और ये एम्पियर, मतलब ओम इंटू मीटर, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं उसको ऐसा कहूँ, अभी कंडक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो कंडक्टिविटी तो उल्टी हो जाएगी इससे, तो ये इनवर्स हो जाएगा आपका 1 बाई ओम इंटू मीटर। तो एक यूनिट क्या हुआ आपका, ओम मीटर इनवर्स, एक यूनिट ये हुआ। फिर आपके लिए एक नया है 1 बाई ओम, जो है ना उल्टा, 1 बाई ओम को कहा जाता है मोह, ऐसे, अरे उल्टा लिख दिया, इसको कहा जाएगा मोह, ऐसे, है ना। तो 1 बाई ओम को मैं क्या लिखूंगा, मोह, और नीचे तो मीटर है, तो मीटर ऊपर आ जाएगा, तो मीटर इनवर्स, है ना। तो ये जो मोह होता है मोह इंटू मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी, ये देख लेना, ये थोड़ा आपके लिए नया है। उसके बाद नेक्स्ट, कंडक्टेंस का MLT फॉर्मूला, ये आप निकालेंगे, ट्राई करो। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू, सॉरी कंडक्टेंस है ना, कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस है। तो कंडक्टेंस जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, याद रखो। कंडक्टेंस इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। ट्राई करिए, चलिए बी आएगा सर। चलिए लेट मी चेक, बाकी ट्राई कीजिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। रेजिस्टेंस का आपको मैंने निकालने के लिए कहा था, याद हो तो आपको लेक्चर में, तो रेजिस्टेंस का निकालना है। आपने बोला इनवर्सली, इसलिए पता चल गया। हाँ, तो V इज इक्वल टू IR से सीधा आप R का याद कर लो ना, तो खत्म हो जाएगा, V बाई I। ये वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, जूल पर कूलम, तो वर्क अपॉन चार्ज, तो चार्ज जो है एम्पियर इंटू सेकंड, ऐसा लिख दूं, क्योंकि MLT में देखो आप एम्पियर लिखा हुआ ना, इसलिए तो ये एम्पियर, तो ये वर्क डिवाइड बाई एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकंड, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पियर की पावर -2, A और C दोनों में है, ओके। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे क्रॉस चेक कर लो कि कोई सेट हो रहा है तो ऑटोमेटिक लिख दो, टाइम नहीं खराब हो। चलो आपको पूरा करना पड़ेगा। वर्क जो है मतलब M1 L2 T-2, वर्क एनर्जी का वो तो याद ही होता है, फोर्स वर्क एनर्जी ये सबका याद होना चाहिए ऐसे, वरना फिर बनाना बैठना पड़ेगा।
m1L2 T - 2, फिर ये हो गया आपका एम्पियर स्क्वायर, और ये हो गया आपका T1, नो खत्म। तो मतलब m1L2 T की पावर -3 और E की पावर -2, लीजिए ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशंस। ये ऐसे जब भाई आ जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है पूरा, कि मतलब चारों के चारों चेक करने पड़ जाते हैं इसमें, तो ये टाइम आपका ज्यादा ले लेता है। ये मैं आपको बता देता हूँ सीधा, है ना, ये कंडक्टिविटी का एमएलटी, आप ट्राई कर लेना, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एमएलटी। आप जब भी रेजिस्टिविटी का निकाल देना और उसका उल्टा कर देना, तो ये आपका एमएलटी फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपको टाइम ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि आपको 4 चेक करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि एमएलटी फॉर्मूला हम याद नहीं रखते कभी। ट्रिक नहीं होती कि पता कैसे चले ऐसा? कौन सा? इसमें नहीं, एक एक सबका करके, चेक करना हाँ बेटर है। चेक करना पड़ेगा ना एक एक करके, अभी ऐसे क्वेश्चन है। तो हाँ एमसीक्यू भाई, में कितना टाइम लगता है? हाँ तो वही ऐसे मतलब ऐसे मतलब एक दो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 50 एमसीक्यू है तो उसमें एक दो ऐसे भी तो होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग हो तुम्हारे। ये इन सबके तो क्या पर एमएलटी याद होगा, सबके निकालना ही हाँ, पड़ेगा लास्ट में। सबका याद भी नहीं करना होता है। देखो तुम मतलब 250-300 वो एमएलटी हो जाएंगे अगर पूरा तुम देखो तो, पूरी बुक के। फिर तो उतने एमएलटी हमें याद भी नहीं करना, बनाने आने चाहिए, तो मतलब कभी भी तुम वेरीफाई कर सकते हो उसको। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फंस जाते हैं, तो उसमें टाइम जाता ही जाता है ऐसे करके। ये देखो अब थोड़ा नया है आपके लिए, गिव द ऐसा यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए निकालना है आपको, तो सबसे पहले मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूँ, चलो उसका निकालते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जाते हैं। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, सो वी कैन राइट रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई L, ठीक है। R जो है वो है ओम, यहाँ से ओम इंटू ये हो जाएगा मीटर, है ना। ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी का हो जाएगा आपका यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई ओम इंटू मीटर, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको आगे ही बताई, 1 बाई ओम को मैंने क्या लिखा था वहां पर, मो लिखा था, है ना। 1 बाई ओम को मैंने लिखा था मो, ऐसे 1 बाई ओम था आपका, उसको मैंने लिखा था मो, और इसको कहा जाता है साइमन, इसी को साइमन कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को साइमन कहा जाता है। आपने आगे क्या लिखा था, मो इंटू मीटर इनवर्स, है ना, तो यही है साइमन इंटू मीटर इनवर्स, है ना, वर्ड में लिखा हुआ है उसको, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14। सॉरी, इसमें रेडियस का बताओ, रेडियस है r, if new wire of radius 2r is made, then the new radius of wire, new radius नहीं, रेजिस्टेंस थोड़ा करेक्ट कर लेना रेजिस्टेंस के बारे में, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ओके। नया रेजिस्टेंस निकालना है, एक वायर की रेडियस r है, तब उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R था, तो अब अगर इसकी रेडियस डबल कर दें, तब उसका जो नया रेजिस्टेंस होगा, वो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, वो निकालने के लिए आपको कहा गया है। क्या आपको एक चीज पता है कि जब भी कितना आंसर आ रहा है, आपको एक चीज क्या पता है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा जब भी आप उसको देखो, जब भी आप उसकी लेंथ जो है वो डबल कर दो, है ना, कोई भी वायर है, तो ये जैसे एक कोई वायर है मान लो, और उसकी मैं लेंथ डबल कर दूंगा, तो लेंथ डबल करने पर क्या उसका एरिया कम हो जाएगा, तो वायर तो उतना ही है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट रहता है इस कंडीशन में। ऐसे जब भी आप चेंजेस करें, तो हमेशा ही आपका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है ना, तो उसके हिसाब से आपको एक कैलकुलेशन करना होता है। चलिए अब सर फॉर्मूला बना, ऑप्शन डी आ रहा ऑप्शन बी आ रहा है आंसर, है। 16, है ना। लेट मी चेक, चलिए स्टार्ट करते हैं गिनना, आपको कुछ है नहीं मतलब इसमें, जो आसानी से हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखो रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेंथ बढ़ाओ कम करो क्या फर्क पड़ता है, वो तो मटेरियल डिपेंडेंट है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है,
ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक जो इंटू एरिया जो है एरिया, ना, हाँ, उसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ, एरिया से डिवाइड मार देता हूँ, ये ऊपर वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम हो गया ये सीधा, तो नीचे एरिया का स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया का स्क्वायर है। एरिया मतलब बताओ, अब सर्कल होगा ना एक, तो मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की थी, तो पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर मतलब डबल कर दूं सीधा, r/4 ऐसे। तो देखो रो वी और पाई स्क्वायर इतना कांस्टेंट हो गया, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, r/4 के, है ना। बस अब तो रेशियो निकालना है, तो r1 डिवाइड बाय r2, r1 जो है वो r स्क्वायर के यहाँ से, और ये जो है मतलब सॉरी पावर है, r स्क्वायर नहीं, r/4, 4 की पावर में, तो 4 की पावर लिख दीजिए, r/4, और ये 2r/4। बताओ, तो r1 बाय r2 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना 16 बचेगा, 16। सर आपने उल्टा लिखा है सर, कौन सा, r1, आर आर ऊपर आएगा, 2 आर नीचे आएगा। हाँ उल्टा हो गया, ओके गड़बड़ कर हम्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों, यस। तो r1 जो है पहला जो वायर है, तो आपका पहला जो वायर है वो किससे बना हुआ है, r1 जो है वो, r1 वो r है ना यहाँ से, एक मिनट, हाँ तो सही तो है वो, r1 की वैल्यू में r डाल दूंगा ना बाद में, सही था। r1 जो है वो r रेडियस से बना हुआ है, तो r की पावर 4, r2 जो है वो किसके रेडियस से बना है, 2r का, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2r का 4, हाँ सही है। चलो, तो 2r का 4 पावर, अभी r1 की वैल्यू क्या है आपकी, कैपिटल R पहला, तो ये हो गया ना r/16, और r2 उधर चला जाएगा, तो r2 आपका नया है वो r/16, सही है, कोई चेंज नहीं उसमें, ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस उसने कैपिटल R दिया, वो वैल्यू रखनी थी वहां पर। ये देख लेना थोड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने स्पेसिफिक बताया था आपको लेक्चर में। सर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, यस, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म याद करो, यस सर। है ना, उसमें स्पेसिफिक बताया था मैंने उस टाइम के, इसमें एमसीक्यू आते हैं इसके, है ना। तो ये है आपका ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, a resistance wire is stretched till its length is increased by 100% due to its consequent decrease in diameter. The change in the resistance of a stretch wire will be, परसेंटेज में निकालना है, बढ़िया क्वेश्चन है। परसेंटेज मतलब डेल्टा R बाई R मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100। 11 स्टैंडर्ड का एरर वाला, एरर जो पढ़ते थे ना आप, वो वाला कंसेप्ट यूज करना है इसमें, मतलब फॉर्मूला बताया, बाकी तो ये 12th का यूज करना है उसमें आपको। पता है क्या सर होगा, पता नहीं चला क्या करना है, ओके चलो स्टार्ट करता हूँ ना, पहली बार आप कर रहे हैं ये सिर्फ क्वेश्चन। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करनी है वही पता है सिर्फ। हाँ, और मैं पहली बार कर रहा है ना, आप इसलिए कोई बात नहीं। चलो देखो, a resistance resistive wire is stretched till its length is increased by 100%। जैसा मैंने पहले बताया ना कि आपका जो वॉल्यूम है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, लेंथ इंक्रीज करोगे तो एरिया जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, वो क्लियर है। लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया आपका डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपकी जो सबसे पहले रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रोहेल बाई ए, वो इनिशियल है, सबसे पहले मैंने इस रेजिस्टेंस में कुछ नहीं किया था तब की बात है। अब उसने कहा है कि लेंथ को करो 100% इंक्रीज करो, तो नई लेंथ है वो कितनी आएगी बताओ, एल डैश, पुरानी लेंथ थी उसमें कितना जोड़ना है मुझे, 100% ऑफ एल, तो 100% ऑफ मतलब एल हुआ, तो टोटल नया जो एल डैश है वो कितना आया, 12, ठीक है। तो अब जो नया आर डैश निकालूंगा, सो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश डिवाइड बाई, अब तो एरिया भी तो चेंज हुआ होगा ना साथ में, तो मुझे एरिया डैश चाहिए, मतलब जो नया एरिया है वो निकालना पड़ेगा।
ये समझ में आया ना, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लो कि आप ऐसा वायर है तो आप उसको खींच लो और खींच के लंबा करो, तो लंबा करो तो ये पतला भी तो होगा ना साथ में, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा। लेंथ भले इंक्रीज हो लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कम होगा। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि आपका जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो चलिए पहले का वॉल्यूम क्या था बताइए, एल एरिया इंटू लेंथ इनिशियल, तो बाद में भी तो वही रहना चाहिए ना, ए डैश इंटू लेंथ, लेंथ कितनी हो गई डबल 2l, तो ये एल से एल कैंसिल। सो आपका जो ए डैश है वो पहले के एरिया से हाफ हो गया, तो नया ए डैश। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना, तो चेक कर लेते, चलो खत्म। रो एल डैश कितना डाल दूं 2l, ए डैश कितना डाल दूं a/2, तो 2 से 2 ऊपर चला गया 4 4 हो गया ना, तो 2L by 4l/a, मतलब ये क्या 4r हो गया नया रेजिस्टेंस, हाँ 12/a 4 हाँ r हो गया ना। बस तो अब तो हाँ परसेंटेज पूछा है ना, तो डेल्टा r/r मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। डेल्टा r मतलब 4r माइनस r, नया जो है वो 4r, इनिशियल कितना था r डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 3r, r से r कैंसिल, कितना चेंज आया 300%। ये है ऑप्शन, ये है बार बार पूछा गया है क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव में, 10 बार शायद पूछा गया होगा। अलग अलग कॉम्पिटिटिव की बात कर, कॉम्पिटिटिव की बात कर, अलग अलग स्टेट में होती है ना उसमें, तो जरा देख लेना इसको। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन, आपको रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है आपको, और अल्फा की वैल्यू मतलब 0.004, और सो व्हाट विल बी द इट्स रेजिस्टेंस, है ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट एक बार फिर से देख लेना, सेंटीग्रेड इनवर्स होता है ना, सीधा एमसीक्यू ये भी पूछा जाता है, इसलिए बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो। R is equal to R naught 1 plus alpha into T. R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1, ये वाला। हाँ इसमें T1 तो 0 है। हाँ तो उसमें आपको कहाँ पर पूछा है 0 डिग्री, रेफरेंस हमेशा 0 लेते हैं और इसने 0 पर पूछ लिया तो फायदा हो गया, है ना। तो मतलब आपको ये R2 जो है वो T टेम्परेचर के ऊपर है, तो वैल्यू ही तो डालनी है, बस कुछ करना है नहीं। तो आपको क्या निकालना है R1 निकालना है, तो R1 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, अब T1 तो 0 है तो डाल देते हैं। चलो R2 की वैल्यू कितनी है आपको डेटा में दी गई है, R2 की जो वैल्यू है वो है 4.2, यस, डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा मतलब 0.04 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर T2 कितना है 100, 100 माइनस 0 तो वो क्या हो जाएगा 100, और इसको आप सॉल्व करेंगे। सर 0.004 है 0.004 हाँ एक जीरो और ऐड कर लो, डबल जीरो उसमें, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर है वो 3 आ जाएगा 0.004, ठीक है। चल तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ सॉल्यूशन इसका। 18 नंबर बताइए जरा, चलो ओरली। कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, No change D. नो चेंज, यस, शायद ये वो तो डिस्कस आपने हुआ कल ही था। बताया था, मैंने पूछा है। हाँ तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, स्ट्रेच अगर हम खींचे उसको तो लेंथ जो है लंबी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो 10 टाइम हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, है ना, आपके मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो वो तो वैल्यू उसकी हर एक मटेरियल की फिक्स होती है ना, तो इस पर डिपेंड नहीं होता है ना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये भी याद रख लेना। टेम्परेचर के ऊपर इक्वेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके। चलिए नेक्स्ट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकल ही है कुछ, है ना, कैलकुलेशन करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं बनती है यहाँ पर। बताइए आइडियल कंडक्टर जो हो और आइडियल इंसुलेटर हो, है ना। आइडियल जैसे मान लो कि आइडियल जो है ना वो एक हाइपोथेटिकल पार्ट है, एक ऐसा कुछ होता नहीं है ना, लेकिन हम फिजिक्स में ऐसा मानते हैं कि अगर आइडियल हो तो ऐसा होना चाहिए, है ना। तो चलो कंडक्टर की बात करूं, तो कंडक्टर का अगर मान लो कि मैं ये उसकी क्या कही गई रेजिस्टिविटी के बारे में है, ठीक है, तो रो 1 और रो 2, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, बताओ सबसे पहले तो सिंपली बताओ, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम हो या फिर ज्यादा होगी। कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कम होगी,
और है ना, और कम होकर होकर कितनी होनी चाहिए, तो आइडियल के लिए 0 होनी चाहिए। 0 0 हो होती जाए। है ना, लेकिन 0 होगी ऐसे फॉर आइडियल, जैसे मैंने कहा ना हाइपोथेटिकल पार्ट है ये, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन आइडियल फिर गैल्वेनोमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, ये सब आप सुनेंगे ध्यान से। फिर आइडियल डायोड ना, ये सब बातें आपकी वो हाइपोथेटिकल पार्ट ऐसे होते हैं फिजिक्स। तो ऐसा होना चाहिए। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, आइडियल कंडीशन अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं मैक्सिमम, तो 10 to 0 तक वो पहुंच पाते हैं, है ना। उसके बाद बात आती है इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, आंसर मैक्सिमम, infinity. मैक्सिमम कितना तक हो सकता है, इन्फिनिटी Yes, तक, sir. है ना। कौन सा ऑप्शन बताओ, B. बी, खत्म। ठीक है, देखो ये मतलब लॉजिकल था क्वेश्चन, कुछ था नहीं। 20 नंबर का क्वेश्चन भी देख लो एक बार, एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। देन द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हील गोइंग फ्रॉम ए टू बी। मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, एरिया इंक्रीज हो रहा है ए टू बी जाने पर। तो एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई रिलेशन अगर आपको याद हो तो मुझे बताओ, उससे आंसर आ जाएगा। decreases. डिक्रीजेस, यस, वेरी गुड। फॉर्मूला याद है क्या आपको, आई Yes, मुझे sir. लगा कि बड़ा एरिया है तो कम स्पीड। आई इज इक्वल टू एनी वीडी, वीडी NAED यानी वीडी ए। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। करंट तो सेम ही जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम जा रहे हैं, तो वीडी और ए के बीच का रिलेशन है, तो वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया बढ़ रहा है तो स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट वन, when the 10 resistor each with the resistance 1/10 ohm are connected in parallel, equivalent resistance will be, Sir, A. 1/100 C 1/100। ओके, लेट मी चेक। 10 रजिस्टर है और हर एक की आर की वैल्यू जो है 1/10। तो पैरेलल में क्या आपको बताया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है, R/N R/N। आर जनरली सब सेम होता है आपकी बात कर। तो आर की वैल्यू क्या है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 10 कितने, 10, तो ये हो जाएगा आपका 1/100। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं। yes sir. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, अब एक तो है ना सर्किट वाले, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज आल्सो आर। इसका क्या होगा, कैसे सर्किट में सॉल्व करता जाऊं। तो ये 3 ओम है, ये ऊपर 10 है, नीचे क्या लिखो बताओ, 3+R, ऐसा हो जाएगा कंडीशन। ये ऊपर नीचे पैरेलल 10 और 3+R, तो ये 3 ओम। उसके बाद ये पैरेलल में याद है ना मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सेम। तो 3+R, R1 R2 upon R1+R2, so 3+R multiply by 10 डिवाइड बाई upon 3 3 plus R plus plus R 10. plus 10। ये क्या आप दोनों सीरीज में आ गए, तो हाँ, 3 plus जुड़ जाएंगे 10 into 3 plus R डिवाइड बाई 13 plus R R. plus 13। ये पूरे का पूरा इक्विवेलेंट जो आंसर है वो भी R ही है, ऐसा कहा है क्वेश्चन में, है ना। तो आपको सॉल्व करके R की वैल्यू निकालनी है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब आप आंसर निकालेंगे, है तो आंसर जो है उसका सी आ रहा है, चेक कर ले। ये मेथड है उसकी, जस्ट आपके लिए वो छोड़ रहा हूँ, है ना। सॉल्यूशन समझ में आ गया ना कैसे किया, आपको बस पैरेलल का वो था वो उसको सीरीज में जोड़ा और उसका इक्विवेलेंट ही आर ही दिया था वो भी उसने, तो इक्वल टू आर करके लिख दिया वहां से, तो यहाँ से वो हो जाएगा आपका सॉल्व। चलिए 23 नंबर जरा देखिए। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट 2 एम्पियर, ओके, सर्किट में से, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए टू बी। चलो ये लिखने का मैं आपको सिखा देता हूँ पहले, है ना, ये पहली बार है आप देख रहे हैं तो ये देख लेना एक बार। देखो जहां से स्टार्ट करते हैं ना, ए और बी के बीच में, ऑलरेडी आपको पता ही है लेकिन आप फिर से समझ लो। ए और बी के डिफरेंस, ए और बी के बीच का डिफरेंस है, तो आप ऐसे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, सिंपल, ए और बी के बीच का डिफरेंस। अगर आप जा रहे हैं यहाँ से, अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना है पूरा, है ना, किरचॉफ का सेकंड लॉ का, तो आपको याद रखना कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं
उसको पॉजिटिव ले लो, और जहां से एंड करेंगे वो पॉइंट आपका नेगेटिव ले लो, है ना। करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, देखो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब आप उसको वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वी है, यहाँ पर वी लिखा मैंने। फिर बताओ किरचॉफ का लॉ ही लगाना है बी तक, बताओ क्या लिखूं। आई आर करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस -2 है 1/4 ओम। -2 इंटू 1/4। फिर बैटरी बताओ, -1 प्लस से -1 -1, ये फिर से -2 -1/2। माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो ये वी ए माइनस वी बी निकालना है आपको, वही है वी ए बी। बताओ ये क्या हो गया, सबको उस साइड लेकर चले जाओ ना सर। हाँ वही ठीक है। मतलब उड़ा ही देते हैं ना, -1 अब -1 अब -1 उधर गया तो +2 2 हो जाएगा। +2। हम इसको प्लस माइनस -2 किया आएगा। पहले। हाँ प्लस माइनस अरे -1 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ऐसा वो तो पता चला सर। ये प्लस माइनस हमने ए और बी पे कैसे डिसाइड किया? हायर वो हायर से ओके लोअर पे जाता है। ठीक है, समझ आ गया सर। करंट जा रहा है ना उस डायरेक्शन में, इसलिए। ओके सर। हाँ कभी तुम्हें ऐसा पूछ ले वीबी है तो क्या करोगे? सर, तो उधर से करंट स्टार्ट करेंगे, मतलब ए को माइनस नहीं ले होता, लेंगे बी नहीं को। नहीं ऐसा नहीं होता, करंट जैसे जाता है वैसे ही जाता है, आपका ओके पोटेंशियल करंट माइनस भी। हो जाता है, आंसर -2 ओके है ना, याद रखना ये। आपको अगर उल्टा पूछ ले तो आपको आंसर ही उल्टा करना है सिर्फ, है ना। करंट को उल्टा नहीं कर सकते आप, करंट तो जैसे जाता है वैसे ही जाएगा, उसमें थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। सर ऐसा हो तो अभी पोटेंशियल बदल जाएगा ना दोनों का, बी का कौन ज्यादा सा? होगा ए का कम होगा। हाँ, इसके आपने मदद से है ना, सिंपली लॉजिक मतलब भी वही दोनों हुआ अलग ना ही चीज है। कि वीबी माइनस वी ए किया तुमने, अब इसमें वीबीए का मतलब क्या हुआ, वीबी माइनस वी ए किया तुमने। अब बी जो है वो तुम्हारा लोअर करंट तो पोटेंशियल सेम ही एक्चुअल में। रहेगा। नहीं नहीं, अब करंट तो देख सेम ही रहेगा, सिर्फ पोटेंशियल बदल जाएगा। पोटेंशियल बदला, पोटेंशियल चेंज हाँ किया। तो अब देखो ये वीबी है मतलब क्या हो, वीबी माइनस वी है। अब वीबी जो है वो एक्चुअल में लोअर है और वी हायर है, तो लोअर में से हायर माइनस कर रहे हो तो भी आंसर तुम्हारा नेगेटिव ही होगा इसका, मतलब ये -2 हाँ ऐसे, सर। है ना, ऐसे समझा। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट, चलो दो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ क्या नहीं। चलिए 24 जरा दिमाग दौड़ाइए। पैरेलल सर्किट है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल हमने प्रैक्टिस में किया था, लेकिन ये एंगल है, एंगल में कैसे निकालेंगे, है ना। ए और बी के बीच में ये बात यही हो रही है कि इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ऐसी सर्किट हो गई ना, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में आपको पूछा है ए और बी के बीच में, तो पैरेलल सर्किट है, ये R1 है और ये R2 है। बस आपको प्रॉब्लम यही है कि R1 के R2 की वैल्यू पता नहीं है, बाकी आपका आंसर क्या है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आपका ये आंसर है। लेकिन आपकी वैल्यू नहीं है आपके पास R1 R2 की, तो वही आपका एम है कि R1 R2 निकाल दीजिए। क्या निकाल पाओगे? स्टैंडर्ड 8 का लॉजिक लगाते हैं, देखना ध्यान से। अगर 360 डिग्री हो, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम, उसको बेंड किया है ना सर्कल, तो 360 डिग्री हुआ तो कितना ओम है, 18 ओम है। कितने ओम के लिए, कितनी डिग्री के लिए चाहिए मुझे, 60 डिग्री के लिए कितना होगा, क्या ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल लॉजिक। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 360, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 3, तो ये हो गया आपका 3 ओम। तो ये हो गया आपका 3 ओम, तो बाकी कितना बचा 15, टोटल तो 18 है ना, हाँ सर। तो एक मेजर 15 का हुआ और एक 3 हुआ, 15 बस यहाँ डाल दो वैल्यू, 15 इंटू 3, 15 प्लस 3 45 डिवाइड बाई 18, 2.5। ये हो गया आंसर। सर ये नेक्स्ट तो आपने लॉजिक से कर दिया, तो भी कोई फॉर्मूला से करना पड़ेगा, परफेक्ट आंसर देना पड़ेगा एग्जाम में। नहीं, परफेक्ट कैसा, ये तो मतलब लॉजिक से हुआ तो वो भी तो वही सही तो है। तो भी एग्जाम ऐसा लिखे चले कि 360 लिख, का इतना, 60 का इतना। लिखना कहाँ है, तो एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल
अब इसी चलेगा, ये वैसे भी बता सकते हो, ऐसा कोई मतलब ये कोई अलग मेथड नहीं है कि जो मतलब हमने अलग बाहर से बनाई है, यही मेथड है एक्चुअली सॉल्व करने की एंगल की वजह से, है ना। ऐसा आप सीखेंगे एक बार फिर से, ये सीखेंगे आप, एक सर्कुलर लूप आएगा जिसकी वजह से करंट कैरिंग लूप होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसके बाद के चैप्टर में ये टॉपिक आने वाला है ऐसा, है ना। एंगल ये हो तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी, फिर इसके सेंटर पर इतना ये आर्क बना हुआ तो उसकी कितनी, है ना। तो वहां पर जो थीटा होता है वो एक्चुअल में रेडियन में डाला जाता है, यहाँ पर हमने डिग्री में ले लिया। अब रेडियन में डालोगे तो भी पाई पाई कैंसिल होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन वहां पर पर्टिकुलरली आपको रेडियन में लेना पड़ता है ना, फोर्थ चैप्टर में हम सीखेंगे वो। 25 बता दीजिए अब तो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सर डिस्कस बी। किया होगा। बी ऑप्शन वोल्ट पर मीटर, मैंने बताया था वोल्टेज जो होता है वो केएल होता है, उसमें जो के होता है वही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।